क्योंकि 4 होता है, कहीं 3 होता है, तो पहले किसी एक टॉपिक को चुनना होगा। थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा ऐसे लिख सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, हम लिखेंगे क्या। ठीक। तीसरा पॉइंट, आउटलाइन द एसे। आउटलाइन मतलब क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप एक तैयार कीजिए खाका, जिसको हिंदी में हम लोग खाका कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं, कि आप एक तैयार कीजिए कि आप क्या 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 स्टेप लिखने वाले हैं। ये सारा अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीसरा, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग को महिला सशक्तिकरण पर लिखना है, महिला सशक्तिकरण पर लिखना है, तो पहले हम लिखते हैं कि हम लोग इसमें महिला सशक्तिकरण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। फिर महिला सशक्तिकरण को हम किस किस परिप्रेक्ष्य में बता सकते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। फिर उदाहरण देंगे, और उदाहरण में हम 2-3 महिलाओं का नाम अपने जहन में ले आए कि हाँ इन महिलाओं के बारे में हम कुछ बात करेंगे। इसी बीच हम हर, जैसे राजनीतिक उदाहरण दे रहे हैं, सामाजिक उदाहरण दे रहे हैं, तो श्लोकों का सहारा लेंगे, दोहों का सहारा लेंगे और लोकोक्ति का सहारा लेंगे। ये सारा हमारे जहन में आते चला जाना चाहिए। जैसे ही हम लोग ऐसे को चूज किए तो उसके पर्सपेक्टिव में जो जो आ सकता है, बन सकता है, वो सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू कर दिए। नहीं तो आप लिखिएगा क्या, या आप लिखिएगा क्या, लिखिएगा वही ना जो आप कल्पना कर पाइएगा। अभी हम ये भी समझेंगे कि कैसे जीएस और ऐसे और ऑप्शनल अलग हो जाता है। हम लोग को किसी विषय वस्तु को, नहीं तो क्या होता है ना बिहार में, हाँ यार पढ़ लिए ना पॉलिटी, आप लिख देंगे पॉलिटिकल ऐसे। बिहार में तो ऐसे ही सोचते हैं लोग। अभी कल ही एक बच्चा से बात कर रहे थे, उन्होंने 68 मेंस दिया है। ऐसा नहीं मैं अपना बड़ाई करूं, कोई बड़ाई के बाद दुनिया बहुत सारे लोग, उन्होंने बोला कि सर ऐसे पेपर खराब चला गया। मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला सर लगा कि लिख ही देंगे। जबकि मैं उस समय लगातार वीडियो बना रहा था कि यूपीपीसीएस में इतना नंबर आ रहा है, यूपीएससी में इतना। ये मैं नहीं करूँ, बहुत कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उनको लगा क्या कि जैसे हम जीएस पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखे, ऐसे लिख के चले आएंगे, और जैसे जीएस पढ़ रहे हैं जैसे जीएस लिख रहे हैं वैसे ऐसे लिख के चले आएंगे, नंबर नहीं मिले। क्योंकि देखिए ना जीएस में हम कितना दोहा, लोकोक्ति और मुहावरे और कोटेशन का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन ऐसे में तो करना पड़ता है। और इसलिए हम लोग थोड़ा प्लस में चले जाते हैं हिंदी इंग्लिश माध्यम वालों से। बोला जाता है कि ऐसे आने के बाद ना हिंदी इंग्लिश का जो थोड़ा गैप बड़ा था ऑप्शनल के कारण, वो एकदम छोटा हो गया है, एकदम छोटा हो गया। अब संवाद कौशल पर टिका हुआ है सब कुछ, संवाद कौशल, प्रस्तुतिकरण और लेखन शैली। अब आप अच्छा बोलेंगे नहीं तो अच्छा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और जब अच्छा लिखेंगे नहीं तो अच्छा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग आउटलाइन तैयार करेंगे किसी भी ऐसे का, उसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जीएस में समानता 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, तो जीएस में देखते हैं कि हमको प्रस्तावना लिखना होता है, हमको मेन बॉडी लिखना होता है, और हमको कंक्लूजन लिखना होता है। और एक बात और, ऐसे का कंक्लूजन और जीएस के कंक्लूजन में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। कैसे है वो खैर समय के साथ, लेकिन ऐसे लिखते समय इसमें एक और पॉइंट जुड़ जाता है कि आप शुरुआत लोकोक्ति से कर सकते हैं, आप शुरुआत कविता से कर सकते हैं, आप शुरुआत मुहावरे से कर, आपके पास विकल्प है जिसका सहारा आप ले सकते हैं। लेकिन हमको कुछ जब पता ही नहीं है तो कैसे शुरू करेंगे, तो वैसे ही शुरू कर देंगे जैसे जीएस में शुरू करते हैं। ये सारा प्रैक्टिस है, ऐसे मतलब प्रैक्टिस, जीएस से ज्यादा प्रैक्टिस आपको ऐसे में चाहिए। लेकिन इस बात को हम तब समझते हैं जब 1-2 बार हम लोग प्रयास करते हैं कि चलो याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। चलिए चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट कहता है राइटिंग द एसे, मतलब लिखना शुरू करेंगे। छठा, राइटिंग योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। बोलो क्या आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कविता से, लोकोक्ति से, मुहावरे से, फिर उसको इंट्रो लिखिए, फिर राइट द मेन बॉडी, फिर क्या लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, और फिर नौमा एडिटिंग योर एसे। तो उसमें क्या क्या एडिट कर सकते हैं, एडिट मतलब क्या क्या बीच बीच में डाल सकते हैं, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। 9 स्टेप है ये, तो खैर ये अपने अपने अनुसार बदलते रहता है, इस पर नहीं आएंगे।
अब आते हैं मेन चीज का, ऐसे पर डिस्कशन करें। पहले अपना एक डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग निबंध का मतलब क्या समझते हैं। स्लो हो गया है। हम लोग निबंध का मतलब क्या समझते हैं, ऐसे का मतलब क्या समझते हैं। निबंध में एक चीज है, ज्यादातर हिंदी में ही आएगा। अभी देख ही रहे हैं, ऐसे जितना भी आ रहा है, जितना भी लोकोक्ति मुहावरे सब आएगा वो हिंदी रहेगा। इंग्लिश वाले को बस इंग्लिश में इंग्लिश रहता है, इंग्लिश भी नहीं रहता है। तो आपको ये तैयार रहना चाहिए। तो निबंध से आप क्या समझते हैं, कौन बता पाएंगे। कौन बता पाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय सुने हैं, संधि विच्छेद सुने हैं। तो चलिए संधि विच्छेद करते हैं इसका पहले। नी क्या है, उपसर्ग। बंध मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोग जानते हैं बांधना होता है। बांधना होता है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। नी मतलब होता है अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से जो बंधा हुआ है, अच्छी तरह से बंधा हुआ ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। नींद आ रहा है क्या। नहीं, दोपहर में आँख खुद पे खुद अपना भूमिका निभाने लगता है। मुंह भी उसका चरित्र चित्रण करने लगता है कि आपका शरीर क्या चाह रहा है, और आप खुद पे खुद अपना मुंह खोलने लगते हैं। खाने के बाद सामान्यतः यही होता है ना। और दोपहर का समय होता है सोने वाला, हम आँख से और दिमाग से दोनों से लड़ते रहते हैं। वो तभी दूर हो सकता है तब जब आप इंटरटेनमेंट मूड में, जो अभी आप नहीं है। हाँ, इसके बारे में अपने विचार या अपनी सोच को भाषा में प्रस्तुत करना निबंध का लक्ष्य, ठीक है बहुत। लेकिन हम अभी निबंध का मतलब समझ रहे हैं, अभी परिभाषा पर नहीं गए। हम लोग अभी मतलब समझ रहे हैं निबंध का मतलब। नी प्लस बंध का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बंधा होना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल टाइट। अच्छी तरह से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा। ठीक, ऐसे का नाम रखा किसने, ऐसे ही आता नहीं है, मोंटेन ने रखा। ऐसे शब्द किसने दिया, मोंटेन ने दिया। एक बहुत बड़े थिंकर थे, नाम है उनका स्टीफन किंग। उनसे पूछा गया ऐसे के बारे में कि आप ऐसे से क्या समझते हैं, स्टीफन किंग से। तो उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने बोला जो मैं अपने विचारों को सोच सकता हूं, वो लिख सकता हूं, वही ऐसे। उन्होंने अपने आधार पर बोला, यानी उन्होंने कल्पनाशीलता को ही निबंध माना। स्टीफन किंग ने बोला जो मैं सोच सकता हूं, जो मैं सोच सकता हूं वही लिखता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा। यानी आपकी कल्पना क्षमता कितना है और उसको कितना बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके अनुसार ये ऐसे। लेकिन भैया सिविल सर्विसेज में हम लोग के साथ क्या है ना, कि हम लोग को जीएसओ पढ़ना है, ऑप्शनल वो पढ़ना है, तो ऐसे ही पढ़ना है। अब एक साधारण बच्चा बहुत दिग्भ्रमित है इस बात को लेकर, खास करके जो फ्रेशर होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित होते हैं। उनको लगता है सब एक के, सब एक के, गुड़ भी एक है, चीनी भी एक है, चाय भी एक है, सब एक। उनके लिए बहुत आसान चीज हो जाता है प्रारंभिक रूप से। लेकिन जब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं तो वो मुश्किल जो है उसका वो समझ में आने लगता है। तो हमारे अनुसार, इसको मिटा रहा हूं मैं, हमारे अनुसार या आपके अनुसार जीएस, ऑप्शनल और ऐसे में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा चीज, वास्तविक रूप में हम जान पाएंगे। तो हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, आप इस पर एक बार सोचें। जो पहले पढ़े हुए होंगे उनको भी याद नहीं होगा, उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मिलता जुलता है, सब कुछ मिलता जुलता। चलिए सोचिए।
जिनको नींद आता है उनके अपने पास पानी रखिए, जब पीते हैं तो थोड़ा सा ना रिलैक्स होगा, लेकिन नहीं रखिएगा तो ऊँघते रहिएगा। सबसे पहले पीछे शुरुआत करेंगे। मेरा यह सोच रहा है कि बैक बेंचर लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आगे बैठ जाइएगा। नहीं देखिए, बोलिएगा तो ना, एक अच्छा चीज होता है बोलने से कि धीरे 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 आप ओपन होने लगते हैं। शुरुआत में गलती करते हैं, लेकिन अंत में जाके वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। बिल्डअप हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस कि आप किसी भी विषय वस्तु पर अब बोलना शुरू कर सकते हैं। मेरे से ज्यादा शाय नहीं होंगे आप। जब हम क्लास में थे तो कोई एजुकेशन था, लड़की के सामने मेरा हालत एकदम खराब, एकदम खराब, मतलब क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस माहौल से नहीं जुड़े। एक उदाहरण भी दिए थे कि एक बच्चा आईएएस बन के गया, लवासना में एक महिला आईएएस से हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि वहां तो नॉर्मल है, और वो बेहोश हो गया। अभी घटना नहीं है, 10-15 साल पहले ही घटना है। क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक इंटरेक्शन वैसा नहीं हो पाया। तो आप अपने आप को ना हमेशा बचा के रखते हैं तब तक जब तक कि कोई फोर्सफुली आपको ये ना बोले कि भैया तुमको बोलना है। आप सोचिए ना, आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन क्या करते हैं? नहीं करते। तो यहाँ कम से कम मौका है। कम स्टूडेंट के बीच ज्यादा लाभ, आपको मौका मिलता है। ज्यादा स्टूडेंट के बीच आपको मौका नहीं मिलता है। आप सिर्फ एक एसेट है, ये हमेशा बोलते हैं हम, हमारे पास क्यों ना हो जाए ज्यादा। आप सोचिए ना, एक क्लासरूम है, और यहाँ एक टीचर बैठा हुआ है। ये बेहतर है या ये बेहतर है? ऑफ कोर्स ये बेहतर है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। गुरुकुल की अवधारणा इसी पर काम करती थी पहले। टीचर और स्टूडेंट के बीच हमेशा अनुपात होता था, लेकिन अब नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? ये हो सकता है चीप हो सकता है कि आपको सब सुविधाएं आराम से मिल रही हो, लेकिन जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। यहाँ जरूर पेमेंट ज्यादा लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि 30-35 बच्चा है, आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन आपका समुचित विकास होने की संभावना यहाँ ज्यादा बनता है। कारण सिंपल सा है कि कम गैदरिंग रहेगा तो ज्यादा आपसे जुड़ पाएंगे टीचर और स्टूडेंट, वहां तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। खैर, ये तो बात की बात है, इसको पीछे करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक था। क्या था टॉपिक? जीएस ऑप्शनल और ऐसे। चलिए बताना शुरू करिए। क्या इसमें अंतर है कि सब समान ही है? समान ही है सब। हाँ हाँ, अंतर क्या है? आपसे नहीं पूछ रहे हैं अभी, अभी बात सोचें। कौन कौन बता सकते हैं? रेज योर हैंड। ठीक है, तो आप ही से, जो नहीं उठाएगा वही से पूछेंगे। हाँ ठीक है, बताइए। तो जैसे ऑप्शन बैठ के बताइए, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे अब जीएस को में पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स हम लोग ऑप्शन भी पढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और उसको रिलेटेड हम इसमें भी करते हैं। ठीक है, तो तीनों बराबर हो गया? नहीं बराबर नहीं होगा, सिर्फ कोरिलेट करने का बराबर कैसे? नहीं, तो हम पूछ रहे हैं अंतर है या नहीं है? है क्या अंतर है? यही तो क्वेश्चन है मेरा। ये तो कोरिलेट कर दिए, बहुत अच्छा बात है। हम तो बोले कि समान है, तो आपने बोल दिया हाँ है। मैंने बोला अंतर क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। यानी आप फिर से बोल रही हैं कि दोनों समान है। हाँ, तो अंतर बताइए। आप जितना भी इनपुट डालेंगे अभी अभी समानता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अंतर पर कभी विश्लेषण ही नहीं किया है। 1 मिनट सोच लेते, ठीक है, आप सोचिए। अच्छा, किस में डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं? जीएस में डेप्थ एनालिसिस नहीं होता है। आप ये बोल रहे हैं कि डेप्थ एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और यानी इसमें डेप्थ होता है।
ठीक है। अच्छा ऐसे में चले आते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसे अलग है क्या इन दोनों से? डिफरेंस है, यानी ये अलग है इन दोनों से, ऐसे अलग। जो ऑनलाइन में सुना हूँ वो भी अपना नीचे रखिए ओपिनियन। अच्छा ठीक है, ऐसे आपके कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं, ऐसे आपके विचार हैं, ये ना, ऐसे आपका विचार। चलिए आपका थिंकिंग। चलिए और कुछ को और बता रहे हैं, और कोई बता रहे हैं तो बताइए। ऐसे में कोई सीमा नहीं होता है, सीमांकन नहीं। सिंपल बात, आप बोले सीमांकन नहीं। और कुछ इसके अलावा भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं? फ्री हैं? हाँ सारे सब्जेक्ट के समावेश होगा। अच्छा, इसमें समावेशन होता है सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का समावेशन होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट पर होता है, एक सब्जेक्ट की बात। बहुत अच्छा, देखिए अगर नया उत्पन्न हुआ है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और करने के लिए आपको सक्षम करते हैं। आपने एक बात काट दिया। किस तरह का सोच? सर मानसिक क्या मानसिक? जो से आप ऐतिहासिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, यही ना। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी मेरा तो यही सोच, यही था ना। हाँ 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 चलिए, वैचारिकता इसमें नहीं है, वैचारिकता इसमें है तो इसमें भी बराबर हो गया। आप करें हाँ भी और ना। ऐसे में सर किताबी ज्ञान हम नहीं समझते हैं, सर जो हम सोचते हैं उसके अंदर की समावेश। बहुत अच्छा, चलिए अब आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ? वर्तमान में जो भी जो घटना घट रही है उसके बारे में जो नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वर्तमान में, अतीत में वाला ऐसे नहीं होता है। आप ये क्यों? एकदम होता है फोकस, कैसे नहीं होगा? हम लिख दिए, क्वेश्चन आया। इतिहास का कल क्या कोई ऐसे था? सभी तक जो समावेश होता है ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें नहीं होता है? होता है, लेकिन उसमें अपना देश तक नहीं होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए आप सब सही हैं, हम गलत किसी को नहीं कर रहे हैं, तो सब सही है। थोड़ा सा और मिटा देते, थोड़ा सा इसको और ज्यादा अच्छे से सलीके से व्यवस्थित तरीके से देखो। ठीक है, आप सब सही। जीएस, सॉरी, जीएस क्या है? जीएस है ज्ञान प्लस विश्लेषण, यानी नॉलेज प्लस एनालिसिस का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जिसका एक निश्चित सीमा होता है, एक निश्चित सीमा होता है। अभी रुक जाइए, सब देंगे, सब देंगे। गलत है तो बताइएगा। हमने पढ़ा था ना, जब मेन बॉडी लिख रहे थे, बाउंडेशन होता है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रश्न का उत्तर देना होता है। आप बियॉन्ड नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे नहीं बढ़ सकते, आपको बस उसको तारतम्य तरीके से सटीकता पूर्वक लिखना होता है। सही बात? यानी आपका जीएस का प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कंटेंट पर होता है, यानी जो कंटेंट आप जानते हैं उसी को आप प्रस्तुत करते हैं। और कंटेंट कैसे जानते हैं? ज्ञान और विश्लेषण क्षमता के आधार, कंटेंट का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे बढ़े। कंटेंट का प्रस्तुतिकरण,
अब आते हैं ऑप्शनल पे। भैया ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल क्या लेते हैं, इतिहास लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, चलिए समाज शास्त्र लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, क्योंकि इसको कैसे भूल सकते हैं, इसके साथ इतना जीवन बिताए, है ना। कोई व्यक्ति जो पहले ऑप्शन लेता था उससे वो दूर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उसके हृदय में समाहित हो गया। अब क्या है, क्या इतिहास में हम लोग संपूर्ण विश्लेषण नहीं करते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज नहीं रखते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज मतलब उस कोर विषय का कोर में जाकर स्टडी करना, यानी ये क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज। विशिष्ट ज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान थोड़ा सा देखिए क्या सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, पता चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए अपने आप को, पता चल जाएगा आपको कि क्या मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत। ठीक, यहां तक हो गया, गलत नहीं हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं ऐसे की तरफ। भाई ऐसे क्या है, ये भी है, ये भी है और ये भी। तो सही बात तो ये है कि ये से जीएस प्लस ऑप्शनल मिला दिया जाए तो इसके भी बाहर कितना बड़ा ऐसे है, यानी इसमें जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज दोनों का समावेशन होता है एक ऐसे में। बोलिए नहीं होता है, होता है, होता। यद्यपि हम उतना विशिष्ट नहीं होते, ऐसे लिखने में उतना विशिष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारा जितना शब्द चाहिए उतना हो जाता है, लेकिन होता तो है स्पेसिफिक। लेकिन इसके भी बाहर हमें अगर ऐसे को समान रूप से समझना चाहें, इसको डिकोड और करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे ज्ञान भी है, विश्लेषण क्षमता भी है, कल्पनाशीलता भी है, संवाद शैली भी है और लेखन शैली भी, और सामान्य जागरूकता भी है। संवाद शैली को अभिव्यक्ति क्षमता भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति क्षमता भी कह सकते हैं। देखिए अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। ज्ञान तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, विश्लेषण तो एनालिसिस तो करते हैं क्यों, कैसे, किस तरह, किस प्रकार, लेखन शैली तो है, क्योंकि देखिए यहां तक आप सामान्य हो सकते हैं, यहां भी सामान्य हो सकते हैं, लेकिन यहां स्पष्ट होना पड़ेगा, मानकता को पूरा रखना पड़ेगा। अभिव्यक्ति क्षमता, अभिव्यक्ति मतलब आप अपने आप को आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह की क्षमता अभिव्यक्ति क्षमता में, तो वो काल्पनिक क्षमता, जो आपका सोचने विचारने की क्षमता है, कल्पना क्षमता है, उसको कैसे आप अभिव्यक्त कर पाए। और उसके अलावा उस अभिव्यक्ति में सामान्य जागरूकता, हम तुलसीदास को ला रहे हैं, हम कबीर को ला रहे हैं, हम महात्मा गांधी को ला रहे हैं, हम रूसो को ला रहे हैं, अपने गांव के लोकोक्ति को ला रहे हैं, कल जो मुहावरा मारे थे अपने दोस्त पर उसको ला रहे हैं। ये क्या है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। तो इससे जिसको हम बहुत आसान समझ रहे हैं वो इन दोनों से ऊपर। क्यों क्यों, क्योंकि इस सोचने की क्षमता अनंत होती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, और जहां लिमिटेशन नहीं हो वो सब्जेक्ट कितना व्यापक हो सकता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। एक उदाहरण याद आता है, बुद्धि बड़ा या भैंस, आता है, बचपन से सुने हैं, तो हम तो पूरा बोले थे तुरंत भैंस, क्या कि बच्चा में कल्पनाशीलता उतना ज्यादा तो होता नहीं है,
हम तुरंत बोले थे भैंस। क्यों बोले थे भैंस? क्योंकि वही बड़ा दिख रहा था, बुद्धि तो इतनी को है। लेकिन उस भैंस को हम कितना बड़ा कर सकते हैं? जैसे श्री कृष्ण भगवान का जो स्वरूप विस्तार होता है वो हमारी कल्पनाशीलता का उदाहरण है। ये देखिए ना कितना बड़ा, जब गीता का पाठ वो कर रहे हैं तो उनका स्वरूप छोटा दिखाया गया है, बड़ा दिखाया गया, विराट स्वरूप। हमने तो भगवान विष्णु को तीनों लोगों को नापते हुए सोचा है, सोचा है ना, कहानी याद है या नहीं है? तो ये हमारी कल्पनाशीलता है जिसमें हम काल्पनिक कहानियों का भी निर्माण कर सकते हैं, कविताओं का भी निर्माण कर सकते हैं और केस स्टडी भी बना सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। तो इसलिए से जीएस और ऑप्शन से कहीं ज्यादा व्यापक। और यही बात मैंने कल आपको टॉपर्स के अंक दिखाते समय कहा था कि इसमें नंबर क्यों नहीं उठता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहीं ज्यादा डायमेंशन की उम्मीद करता है और इतना डायमेंशन आप बैठ के नहीं सोच पाते जितना प्रैक्टिस से कर सकते हैं। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही थोड़ा बोला जाता है। लेकिन आजकल जो होता है ना युवा वर्ग, वो बहुत ज्यादा उत्साही है। उनको लगता है मोबाइल मत यूज कीजिए, वो इसलिए उत्साही हैं क्योंकि उनको आधा ज्ञान है। जिसमें पूरा ज्ञान होता है, वो जिसका फल बड़ा हो जाता है उसका वृक्ष झुक जाता है, महात्मा बुद्ध बोले थे ना। तो ये बात, तो ये हमने देख लिया कि जीएस ऑप्शनल एएससी में क्या अंतर है। एक बड़ा अनुदूप दुरिशेट्टी के बारे में आप जानते हो, कल फोटो भी दिखाए थे, ऑल इंडिया रैंक 1 2017। उन्होंने बोला था कि सबको लगता है कि निबंध लिखना बड़ा आसान है, निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन यह सोच गलत, क्योंकि निबंध लिखना सबसे मुश्किल कार्य। ये उनका कोटेशन है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और एक और टी प्रतीक राव, यूपीएससी टॉपर है, उनका भी कोटेशन मिला हमको। उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन कितना अच्छा लिखते हैं, इससे आपके निबंध पर फर्क पड़ता है। तो अच्छा बोलने और अच्छा सोचने से आप अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। एक बार कहानी याद आया, और कहानियों का प्रयोग इस समय बहुत होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया कि आप तो शिकागो में जाकर इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे दिए, पूरे दुनिया को मोटिवेट कर दिए, हिंदू धर्म के बारे में बात बता दिए, अच्छा बोलते हैं कि अच्छा लिखते भी हैं? विवेकानंद जी को बुलाइए। तो विवेकानंद जी बोला इसका तो पता तभी चल सकता है जब आप हमको कुछ लिखने के लिए दें, आप पेन कॉपी मंगवाएं, हम कुछ लिख के आपको बताते हैं। जब विवेकानंद जी ने उनको लिख कर दिया और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा पता है? आप जितना अच्छा बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा लिखते हैं। मतलब समझ में आया? जो व्यक्ति अपने संवाद कौशल को प्रस्तुत करना सीख ले उसके लिए तो सब कुछ आसान। विवेकानंद जी सिर्फ बोलते नहीं, वो उनकी कल्पनाशीलता है, और ये कल्पनाशीलता जब हाथों में भी रच बस जाता है, जब उसी में जीना आप शुरू कर दे। तो इसी बात को अब हम लोग अपने अंतिम बात से समझने का प्रयास करेंगे। शिप्रा पांडे कॉपी इसलिए हिंदी में लाया, यूपीएससी का कॉपी तो आप देख ही लेते बहुत सारे। यूपीपीसीएस चूंकि हम पीसीएस लेवल का है और इसमें हम अपना एक स्टैंडर्ड खोजते हैं, तो ये से हमारे काफी काम आ सकता है। शिप्रा पांडे जी, टॉपिक है हमारा नारी शक्ति को बल कैसे दे। अब ये है पूरा मूर्त नहीं, कैसे दे, ये आपसे पूछ रहा है, यानी आपको अपनी कल्पनाशीलता को उस लेवल तक ले जाना कि आप नारी शक्ति को बल कैसे दे सकते हैं। तो उनका एक एक शब्द, एक एक बात, इनका फ्रेमिंग समझेंगे हम लोग कि अपने आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में क्या कैसे प्रस्तुत कर रही है। ठीक, तो लिखती हैं अभी हाल ही में इंग्लैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम में पी.वी. सिंधु, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे अनेकों भारतीय महिलाओं ने मेडल जीतकर
न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि नारी शक्ति की भी सफलता का नया अध्याय रच दिया। अब देखिए इन्होंने कहां से उठाया है, कॉमन खेल से उठा लिया इन्होंने। अब क्या है, ये सबसे उस समय लिखी, ये सबसे तात्कालिक उदाहरण था। बताए हम कि यहाँ आप शुरुआत कहानी से, कविता से, मुहावरे से, लोकोक्ति से, गद्य से, पद से, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो सबसे प्रबल उदाहरण जो है राष्ट्रमंडल खेल था उसमें, उन्होंने इसको दिया। ये बात पता चल गया। ओलंपिक में होता तो ओलंपिक दिया जाता, अभी एशियाई गेम्स हो रहा है, एशियाई गेम्स से जोड़कर आप दे सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप किस समय काल में, किस समय कालखंड में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या बोलती हैं, तो आगे बोलती हैं इसी बात को कि मार्ग प्रशस्त किया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत के रजतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर करो। ये क्या है, आपको इन्होंने एक मुहावरा, मुहावरा, लोकोक्ति या फिर गद्य या पद, जिसका भी प्रयोग करना चाहें आप यहाँ कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। आप इसको कबीर के दोहे से जोड़ सकते हैं, आप तुलसीदास से जोड़ सकते हैं। इन्होंने इसी तरह के कालखंड प्रसंग का प्रयोग किया है। ठीक, और ये किससे लिए हैं, जयशंकर प्रसाद के कविता से लिया गया है। ठीक, तो इसी बात को इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। आगे कहती हैं, लिखती हैं कि जयशंकर प्रसाद का उपयुक्त पंक्तियों के साथ प्रकृति ने महिलाओं को सृजन की शक्ति प्रदान कर श्रद्धेय व सशक्त बताया है। अब ये बात समझिए, ये दो शब्द, और ऐसे शब्द हम शायद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वो आप सोचिएगा एक बार कि आपके पास इतना शब्द है और ऐसा शब्द है सृजन की शक्ति। सृजन की शक्ति क्या होता है समझते हैं, जन्म देने की क्षमता। ये पुरुषों को नहीं दिया गया, ये महिलाओं को दिया गया है, और ये बताता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं, संबल हैं और शक्ति का स्वरूप जो ये क्षमता को ग्रहण की। कोई लड़का ऐसे नहीं बोल रहा है जा रहा है यूपीएससी का तैयारी कर रहा है जब तक कि अपना लेवल ना जानते। ये महिलाएं हैं जिनको पता है कि उनकी क्षमता क्या है, इसलिए उनको सृजन क्षमता दिया गया। इसलिए बोला जाता है वो श्रद्धेय हैं और सशक्त हैं, मनाने की जरूरत नहीं। ठीक, कहते नारी करुणा का मूर्त रूप होकर आविरल निर्झरनी सी स्वच्छंद बहती हुई पहाड़ों को भी काटने की क्षमता रखती, यानी नारी की तुलना नदियों से कर दिया ना। जैसे नदियां बहा करती हैं और अपने आगे आने वाले हर अवरोध को काटती हुई आगे बढ़ जाती हैं, नारी का भी सोच और नारी की भी क्षमता उसी समान। अब देखिए इस तरह का जब वाक्य हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन जब लिखते हैं तो नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो हमारा शब्द क्षमता नहीं है, शब्द भंडार है ही नहीं हमारे पास। चलिए लोकोक्ति, मुहावरे, कोटेशन और कविताएं ये सब आप रट लेंगे, लेकिन शब्द क्षमता कहाँ से लाएंगे? इन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया आप देखिए। यूपी में एक अच्छा चीज है, वहां शुद्ध हिंदी बहुत अच्छा से बोलते हैं लोग। हमारे बिहार में हिंदी बोलवे नहीं करते, वो मिक्सअप बोलते हैं। वो मगधी मैथिली का हो सकता है मिक्सअप, वो मगधी या भोजपुरी का मिलन स्थल हो सकता है, या हो हिंदी और इंग्लिश का मिलन। आज तो इंग्लिश खूब चल रहा है, हम कभी शुद्ध हिंदी बोलते ही नहीं। हमारी वार्तालाप में हिंदी तो रहता है लेकिन वो विशुद्ध स्वरूप में नहीं रहता है, उसका स्वरूप हमेशा मिश्रित होता है, और इसलिए हम अपना रचना भी और अपना लेखन भी विशुद्ध रूप से नहीं करते, है ना। ये यही मैं बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय पौराणिक कथाओं में जहां अनेकों बार नारी का युद्ध भूमि में जाने का वर्णन मिलता है, कैकेयी का राजा दशरथ का रथ के पहिए की जगह स्वयं उसे अपने उसे थामे रहना। वो जो कहानी है जो बोले थे दशरथ कि जिंदगी में कभी कुछ हम मांगो, जो मांगना है मांगो, हम तुमको देंगे, और वही कैकेयी ने मांगा भी था। तो ये बात कहा जा रहा है कहां से उठाकर? रामायण से उठाकर। सोचिए कितना विशिष्ट गई, रामायण से उठाई उन्होंने। हाँ, आप यहाँ कुंती का भी
नाम दे सकते थे, नाम यहां बदल सकता है, माँ सीता का भी नाम दे सकते थे। ये तो आपकी कल्पनाशील क्षमता है ना कि आप किसको अपने प्रसंग में शामिल करना चाहते हैं, अपने शब्दों में शामिल करना चाहते हैं। ये नारी के रूप में कोई भी हो सकती है और यही नहीं रुकती है। ये चाहता है कि जगह स्वयं को थामे रहना, वहीं लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महिलाएं अदम्य साहस का पर्याय। तो आप वहां से लेकर आधुनिक भारत तक आ गए, यानी प्राचीन से आधुनिक। और ये आप पॉलिटिक्स में भी कर सकती हैं। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन बनी थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम से लेकर इंदिरा गांधी, है ना? सुल्तान नहीं, हायर अथॉरिटी, निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होता है, राजा नहीं कहते हैं उसको, आज प्रधानमंत्री का डिसीजन मेकिंग पावर, उनके निर्णय लेने की क्षमता। आप वैसे जोड़िए ना कि डिसीजन मेकिंग पावर सबसे बड़ा पावर उनको मिला, यहां भी मिला सबसे बड़ा पावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नारी को अबला कहना, उसका अपमान करना है, ऐसा हम नहीं, ऐसा महात्मा गांधी बोले। अब देखिए, एक पूरा बुकलेट बनाए हैं हम जिसमें विभिन्न थिंकर, वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर का पूरा कोटेशन है। उसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। अब महात्मा गांधी तो आपको पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन हम इस रूप में नहीं पढ़ते हैं, हम उसको व्याख्या के रूप में पढ़ते हैं। तो हमको हमेशा जागरूक रहना है, यही ऐसे बताता है। आगे, नारी शक्ति से तात्पर्य महिला के सशक्तिकरण से है, जहां वह शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, तो अपने निर्णय लेने की क्षमता हो, यानी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो सशक्तिकरण का अभिप्राय क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग पावर में आपकी भूमिका से होगी। यही बात कर रहे हैं, शिक्षित हो। और डिसीजन मेकिंग में कब आप योगदान देती हैं? एक शिक्षित महिला डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, देखिए घर में उनका रोल बहुत कम होगा, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो परिवार में अपनी भूमिका निर्धारित करवाती हैं। चाहे नहीं दोगे तो छीनेंगे, नहीं देखे हैं? हाँ, जल्द ही वास्ता पड़ेगा। जीवन में वो दिन भी आएगा, शुभ दिन, जब आपको एक जीवन संगनी भी मिलेंगे, तब डिसीजन मेकिंग में आज बराबर भूमिका निभा रहे। क्यों? क्योंकि वो भी आप ही की तरह साक्षर हैं, वो आप ही की तरह सोच समझ सकती हैं, तो डिसीजन क्यों नहीं ले सकती हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए सेना में अस्थायी कमीशन के लिए, तो आप कौन बड़ा चीज है? सेना में महिलाओं को नहीं ना रखा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना। चलिए, कहते स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान ने नारी के सम्मान के साथ स्वतंत्रता व समानता के मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों में जगह देकर अपना दायित्व निभाया है। इसी क्रम में 1947 के बाद नवनिर्मित राष्ट्र ने महिला को सशक्त व शक्तिपूर्ण बनाने के लिए अनेकों अधिनियम लाए हैं, जिसमें ये दहेज निषेध अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, कई सारे नियम हैं जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लाए गए ताकि महिलाओं का सशक्ति। हमने निर्भया फंड को देखा है, इसमें निर्भया फंड भी हमने देखा। तो ये सारे काम किए गए। कहा गया है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अंदाजा वहां की महिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है। और ये कथन किनका है? भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता का, और जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आप आइए देख होंगे, एक पैराग्राफ एक प्रसंग, एक पैराग्राफ एक उदाहरण, एक कोटेशन, एक श्लोक, हाँ, जो उसी से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा। लेकिन हमारे पास है कहाँ? हम लोग तैयार कर सकते, लेकिन शब्द कहाँ से लाएंगे? शब्द कहाँ से लाएंगे? निरंतरता कहाँ से लाएंगे? समायोजन कहाँ से लाएंगे? ये शब्द संरचना कैसे, वाक्य संरचना कैसे निर्धारित करेंगे? यही तो प्रैक्टिस है। और जो एक दिन में विकसित, घर में बैठ के तो पढ़ के तो विकसित नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत बात की घर बैठ के और पढ़ के विकसित हो जा सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, कहते सशक्तिकरण के मूल स्तंभ में शिक्षा विद्यमान होती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तर्जुमे में जहां लड़कियों को शिक्षा की सुनिश्चित किया है, वही महिलाओं को साक्षरता दर आज 65% के आसपास है। ये बात उन्होंने बोला है। वैज्ञानिक पदों पर भी उनका योगदान है और चंद्रयान 2 में जो महिला की भूमिका रही है उसको भी इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है। इसी क्रम में कहते हैं महिला किसी राष्ट्र की सच्ची वस्तुकार भी होती हैं। कहाँ?
सकते हैं। उत्तर प्रदेश अच्छा, लाखों महिलाओं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा महिलाओं को 20% आरक्षण देना, हम लोग यहाँ बिहार का जोड़ेंगे। बिहार में 50, बिहार 35 और 50% हम तो यहाँ जोड़ेंगे, हम तो यहाँ कहेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में लिख रही हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रही हैं, लेकिन हम बिहार के बारे में 35 हाँ 35 और 50 पंचायतों में 50%। जोड़ सकते हैं। काहे नहीं जोड़ेंगे है? कॉलेज में जो भी महिलाओं के लिए जो भी उसको भी जोड़ सकते हैं, उसको भी जोड़ सकते हैं। 35 है किसमें? कॉलेज में नहीं 35 है, कॉलेजों में हमको ध्यान नहीं है। 35 है ये तो मुझे पता है। ठीक, तो यहाँ बिहार के संदर्भ को आप जोड़ेंगे। महिला किसी राष्ट्र की सच्ची वास्तुकार होती है। वास्तुकार मतलब क्या होता है? निर्माता, निर्माण करना। यही कोटेशन, यही बात कल शायद डिस्कस हो रहा था 2 दिन पहले, कि एक घर में जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक घर में एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों के साथ जीवन यापन करती हैं, ज्यादातर समय वही देती हैं, तो महिला बच्चों को पढ़ाकर परिवार को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन पुरुष तो बाहर रहता है, पुरुष तो बाहर रहता है। ठीक है, कहता है भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी। आप देखिए इसमें महिला आरक्षण को अभी जो दिया गया है उसको जोड़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर कर, जितना आप करंट से अपडेट रहेंगे उतना आपको केस स्टडी और आपको एग्जाम्पल मिलते चला जाएगा। ठीक है, कहता अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करती है और महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। और IMF चीफ ने यह कहा भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के साथ बराबर कर दिया जाए तो भारत का GDP 27% का ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पुरुषों की भागीदारी है, महिला भागीदारी निभा कहाँ रही है। और घरेलू काम को तो हम जोड़ते नहीं है, घरेलू काम को तो हम मूल्य देते नहीं है, तो उसको मूल्य शामिल नहीं होता है। वही अगर हम लोग अगर कंपनी हायर करते हैं कि भाई हमारे घर को स्वच्छ रखना है, एकदम सुंदर रखना है, तो उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन एक महिला को नहीं देना पड़ता। इसलिए महिला को मुफ्त का नौकरानी कहा जाता था पहले। क्यों? क्योंकि वो अपने सर्विस के लिए चार्ज नहीं करते। तो आजकल महिलाओं को ताना देते हुए सुनिएगा आप पुरुषों को कि हम जा रहे हैं, रख लीजिएगा नौकरानी, पता चल जाएगा कितना खर्चा होता है और क्या होता है। बाल बच्चा तुम रहे रहो, हम जा रहे हैं, हम नहीं है। अब बाल बच्चा जहां रह गया, जहां पुरुष का जिंदगी बेकार नहीं होता, झंझावात आने लगता है, क्योंकि बच्चा 5-5 मिनट पर रोता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा इस दिशा में भी अनेकों प्रयास किए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया, आजीविका मिशन, मनरेगा आदि माध्यमों से इन्होंने जोड़ दिया है। और इसी में ये बोलती हैं कि कुदुम्बश्री केरला महिला की सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, जो उस समय नाम बहुत प्रचलित। जैसे आप आज के संदर्भ में नाम दे सकते हैं किसका? मैरी कॉम का। मैरी कॉम का नाम बहुत प्रचलित है। आप PV सिंधु का नाम दे सकती हैं, साक्षी मलिक का नाम ऊपर पढ़ा है हमने। ये सब महिलाएं हैं जो भारत को लगातार मेडल दिलवा रही हैं। ठीक, कहते हैं महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा उपयुक्त भंडार है। हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं। ऊपर तो दिए ही गए, दिए भी किए। लक्ष्मीबाई का नाम दिया ना इन्होंने, लक्ष्मी का। वो तो आप कितना देंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप क्या, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कम आप कंटेंट है तो आप उस नाम को बढ़ा चढ़ा कर देंगे, लेकिन आपके पास कंटेंट भरपूर है तो आप जितना दिखाना उतना दिखाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जितना दिखाना है दिखाइएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट काफी ज्यादा। ठीक, तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि फागुनी नायर जैसी महिला का 50 वर्ष की उम्र में सफल यूनिकॉर्न को स्थापित करना बदलते हुए भारत का प्रतीक। सौम्या स्वामीनाथन इस सारा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। आगे बोलते हैं महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रत्येक दिशा में प्रयास करने के होंगे। लैंगिक असमानता, हिंसा, बालिका शिशुवध, कार्यस्थल पर भेदभाव, महिला सुरक्षा जैसे चुनौतियों का दमन करना होगा। अब ये क्या कह रही हैं? आप सजेशन दे रही हैं, आपको समाधान उपाय दे रही हैं कि अगर महिला को और ज्यादा सशक्त करना है तो हमको किन किन कदमों को उठाना चाहिए। ठीक,
तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू करना होगा। इसके साथ ही विवाह की न्यूनतम आयु को भी बढ़ाना होगा, जो सरकार ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। सरकार ने बढ़ा दिया ना न्यूनतम आयु। तो ये सारी बात ये पहले बोल रही हैं और यही लास्ट में बोलती हैं, यत्र नार्यस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। नव दुर्गा के देश में महिला शक्ति को पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा व्यक्तिगत, समाज व राष्ट्र के सार पर महिला सशक्तिकरण की भावना को जनसंचार किया जाना चाहिए। शब्दों का संकलन, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये शब्द को पिरोना कहते हैं। जो अगर आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हो पाएगा, ऐसा तभी हो पाएगा जो अब अभी से आप अपने शब्द भंडार को बढ़ाते चले जाएं। ये क्षमता जितना बढ़ेगा आप में क्षमता उतना ज्यादा सृजित होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक वाक्य लिखेंगे तो कई सारे शब्द आपके सामने आएंगे, तो उसमें से आप चूज करेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब शब्द ही है, रहा है, रही है, खाया है, खाई है, हो चुका है, हो चुकी है, तो हमारे सामने जब ये शब्द हैं तो और शब्द आएंगे ही। तो एक शिक्षक हमेशा आपको दिशा दिखा सकता है, करना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये क्लास हमारा इसी उद्देश्य से था कि हम लोग एक ओवरऑल देख पाए, समझ पाए कि हम लोग कैसा लेखन शैली आगे करने वाले हैं और ऐसे का महत्ता कितना है, और ऐसे इतना आसान नहीं है जितना हम सोचकर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में